आपके भविष्य की चाबी। लेखक दीप त्रिवेदी। बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक द्वारा लिखित। परिचय। मैं समय हूं। मेरे बाबत आप कुछ कुछ जानते भी हैं, और आज के इस आपाधापी व दौड़ भाग वाले जीवन में मेरी अहमियत बढ़ भी गई है। वैसे तो मनुष्य के अस्तित्व में आते ही दिन और रात के कारण मुझे पहचान मिली, परंतु घड़ी के आविष्कार ने तो मुझे मनुष्य के लिए अपने हिसाब से डिवाइड ही कर दिया। अब तो मुझे सेकंड, घंटा, दिन, माह, वर्ष, सदी वगैरह के आधार पर विभाजित कर मेरा अपनी दिनचर्या के लिए अच्छे से उपयोग भी किया जाने लगा है। और शायद इसी तर्ज पर आप मुझे पहचानते भी हैं। लेकिन एक राज की बात बता दूं कि यही एक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं। मेरे तो करोड़ों करोड़ों स्वरूप हैं। हकीकत तो यह है कि ये जगत अस्तित्व में ही एक मेरे कारण आया हुआ है, और इस कारण यहां के हर कण पर मेरी छाप है। यहां का कण कण मुझसे प्रभावित भी है व चलायमान भी। और फिर बाकी सबकी बात क्या करूं, आपके जीवन को भी सर्वाधिक प्रभावित मैं ही करता हूं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी ना तो मेरी इतनी चर्चा है और ना ही मेरे बाबत कोई कुछ विशेष जानता ही है। मेरे घड़ी रूपी जिस स्वरूप के कारण मुझे जानने के भ्रम में आप जी रहे हैं, वो तो मेरे स्वरूपों व कार्यकलापों का अरबवां हिस्सा भी नहीं। सो आज न जाने क्यों मुझे अपने सारे स्वरूपों और उनके प्रभावों की विस्तार से चर्चा करने की इच्छा हो रही है। यहां तक कि मैं अस्तित्व में कैसे आया, ये तक आपको बताने को मेरा मन मचल रहा है। और शुरुआत भी मैं इसी से करता हूं। मेरा जन्म। और प्रारंभिक तौर पर यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने बाबत बताता जाऊंगा, निश्चित ही बात आपके जहन में साफ होती चली जाएगी, क्योंकि आखिर आप भी इसी कॉम्प्लिकेशन का एक हिस्सा हैं। खैर, अभी तो मैं ये बात वहां से प्रारंभ करता हूं जब मैं अस्तित्व में आया ही नहीं था। तब मात्र एक एहसास अस्तित्व में था, और वो अपने होने मात्र से संतुष्ट था। तथा चूंकि वो अपने होने मात्र से संतुष्ट था, अतः शक्ति से भरपूर भी था। ये बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना कि जो भी अपने होने से संतुष्ट होगा, वो हमेशा शक्ति से भरपूर होगा। फिर ये बात सूर्य के संदर्भ में की जाए या बुद्ध व एडिसन जैसों के व्यक्तित्व के बाबत। खैर, अभी तो वापस एहसास पर लौटाऊं। और वहां अचानक इस एहसास की इच्छा शक्ति के कारण उसकी कोख से मेरा जन्म हुआ और मैं अस्तित्व में आया। और चूंकि मेरा जन्म ही इच्छा शक्ति के बल पर हुआ था, अतः इच्छा मेरा प्रथम स्वभाव बनकर उभरा। और फिर पल पल कर जैसे जैसे मैं एहसास की कोख से निकलता गया, मेरी इच्छा अनुसार समानांतर रूप से स्पेस भी डेवलप होता चला गया। और तब से एहसास की कोख से एक एक क्षण कर मेरा विस्तार होना अब भी जारी है, तथा उसी के समानांतर मेरे द्वारा स्पेस का विस्तार होना भी जारी है। और चूंकि हर नए दिन के साथ मेरा विस्तार हो रहा है, अतः रोज रोज ये ब्रह्मांड भी फैलता ही जा रहा है। अब तो विज्ञान की अनुभूति में भी यह सत्य आ ही चुका है कि ब्रह्मांड का रोज रोज विस्तार हो रहा है। खैर, इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण समझने लायक बात यह कि मैं और स्पेस एक डोर से बंधे हुए हैं। और मजे की बात यह कि भले ही यहां का हर कण मेरे और स्पेस के मिलन से व्याप्त है, परंतु हमें व्यवहार की स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे अस्तित्व में आते ही एहसास हम दोनों को नियम की एक डोर से बांधता चला जा रहा है। यानी
अब हम दोनों में से एक भी ना तो उस नियम के बाहर कोई व्यवहार कर सकता है और ना ही हम अब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यानी समय है तो स्पेस है और स्पेस है तो समय होना ही है। लेकिन बावजूद इसके हर हाल में बरतना तो हम दोनों को एहसास के बांधे नियम के दायरे में ही है। अर्थात जहां एक ओर हमारा विस्तार होता जा रहा है, वहीं हाथों हाथ हमारे हर विस्तार को एहसास अपने हिसाब से नियमबद्ध भी करता चला जा रहा है। अब उस एहसास को आप चाहे जितने बड़े या चाहे जिस नाम से बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे शक्ति या शून्य से लेकर भगवान तक का नाम आप अपनी रुचि व प्रज्ञानुसार दे सकते हैं, परंतु वास्तव में मेरा या स्पेस का अब उससे कुछ लेना देना नहीं। ये बात अच्छे से समझ लें कि अब तो जो कुछ भी है, बस वे नियम ही हैं जिनकी डोर से वो हमें बांध चुका है। और चूंकि मेरी इच्छा अनुसार मेरे करोड़ों स्वरूप हैं, अतः उसी के अनुसार स्पेस के भी करोड़ों रूप हैं। और मजा ये कि दोनों के हर मिलन का हर कॉम्बिनेशन भी एहसास द्वारा ऐसे ही करोड़ों नियम से आबद्ध है। खैर, अब यहां मैं सर्वप्रथम मैं यानी ये समय क्या है तथा ये स्पेस क्या है ये समझा दूं। परंतु ये समझने हेतु पहले आपको हम दोनों के चंद बुनियादी फर्क समझना आवश्यक है। और हमारा सबसे बड़ा फर्क यह है कि मैं अदृश्य हूं जबकि स्पेस दृश्यमान है। दूसरी बड़ी बात यह कि मैं स्वचालित हूं जबकि यह संपूर्ण स्पेस मुझसे चलायमान है। इसी बात को सीधे शब्दों में कहूं तो जो कुछ भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है वो स्पेस है, परंतु स्पेस के पीछे का मूल कारण भी मैं हूं तथा उसकी गति व मति का निर्णायक भी मैं ही हूं। यहां गौर करने लायक बात यह भी कि इतना स्वतंत्र और शक्तिशाली दिखते हुए भी मैं नियम से बंधा हुआ हूं। साथ ही मेरे और स्पेस का हर मिलन नियम से बंधा हुआ है। ये मैं बता ही चुका हूं। खैर, ये मैंने बड़े ही सरल शब्दों में मेरे अस्तित्व में आने की बात कह दी। और मेरी कही बात का तारण ये कि मैं ही इस जगत का प्रारंभिक बिंदु हूं। और ये भी बता दूं कि मैं ये प्रथम बिंदु एक बार नहीं अनेकों बार बन चुका हूं। एहसास ने जब चाहा सब लीन किया और जब चाहा सब अस्तित्व में आया। परंतु जगत का उदय व प्रलय या फिर एहसास आज का मेरा विषय नहीं है। आज तो मैं सिर्फ अपने बाबत बताने को लालायत हूं। सो आगे अब मैं अपने ही विभिन्न स्वरूपों व प्रभावों की चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्वरूपों, मेरी शक्तियों तथा मेरे तमाम नियमों को समझकर आप उस अद्भुत शक्ति से भर जाएंगे कि जिससे आप अपना जीवन जैसा चाहें बना पाएंगे। परंतु चूंकि ये विषय काफी गहरा है, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने जन्म के बाबत ही आपको संक्षेप में बताया और मेरा निवेदन है कि उसे अच्छे से समझ लेना। वैसे तो आगे जैसे जैसे मैं अपने बारे में विस्तार से बताता चला जाऊंगा, निश्चित ही आपके जहन में मेरे जन्म से लेकर मेरी शक्तियों तथा मेरे प्रभावों के बाबत सब कुछ साफ होता चला जाएगा। और मेरे अस्तित्व में आने वाली ये बात जो अभी मैंने आपको संक्षेप में समझाई है, वो तो आईने की तरह साफ हो जाएगी। मेरा काल स्वरूप। चर्चा के प्रारंभ में मैं आपको अपने एक बड़े ही निराले स्वरूप से मिलवाना चाहता हूं। हालांकि उससे पहले मैं आपको अपने बाबत ये स्पष्ट कर दूं कि मैं स्वभाव से ही बड़ा नटखट व चंचल हूं तथा ये भी बता दूं कि अपने इस शौक की पूर्ति हेतु मैं दो तरफा वार करता हूं। उदाहरण के तौर पर कहूं तो स्पेस को अस्तित्व में भी मैं ही लाता हूं और उसके अस्तित्व में आते ही उसे मिटाने की प्रक्रिया भी मैं स्वयं ही प्रारंभ कर देता हूं। और सच कहूं तो यही मेरा काल स्वरूप है। एक बड़े ही निराले स्वरूप से मिलवाना चाहता हूं।
हालांकि उससे पहले मैं आपको अपने बाबत ये स्पष्ट कर दूं कि मैं स्वभाव से ही बड़ा नटखट व चंचल हूं, तथा ये भी बता दूं कि अपने इस शौक की पूर्ति हेतु मैं दो तरफा वार करता हूं। उदाहरण के तौर पर कहूं तो स्पेस को अस्तित्व में भी मैं ही लाता हूं, और उसके अस्तित्व में आते ही उसे मिटाने की प्रक्रिया भी मैं स्वयं ही प्रारंभ कर देता हूं। और सच कहूं तो यही मेरा काल स्वरूप है, यानी सबको खा जाने वाला। और आज के बाद आप गौर करेंगे तो विश्व की हर वस्तु पर मेरी मार साफ नजर आएगी। अरे, लेकिन आप इतनी जल्दी समझेंगे कैसे? अभी तो मैंने अपने काल स्वरूप बाबत बताना प्रारंभ ही किया है। कोई बात नहीं, आज मैं न सिर्फ अपने काल स्वरूप से बल्कि मेरे तमाम अन्य स्वरूपों तथा मेरे बाबत फैले समस्त भ्रमों पर से भी एक एक कर पर्दा उठाता चला जाऊंगा, और चाहूंगा कि आप मेरे अलग अलग स्वरूपों तथा मेरे विभिन्न कार्य प्रणालियों को समझे। इससे न सिर्फ आप विश्व के रहस्यों को समझ पाएंगे बल्कि अपने जीवन में मेरी मारों से स्वयं की रक्षा भी कर पाएंगे। और बहुत अच्छे से समझ गए तो इसका भरपूर फायदा भी उठा पाएंगे। खैर, फायदा उठाना तो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी प्रज्ञापूर्वक मेरी कई बातों को समझते हैं। सो अभी तो वापस मैं अपने काल स्वरूप पर लौट आऊं, और वहां मैं कह ये रहा था कि आप यदि मुझे अपनी घड़ी से ऊपर उठकर खोजने का प्रयास करेंगे तो विश्व की हर वस्तु पर मेरे काल स्वरूप की मार का असर स्पष्ट देख पाएंगे। और इस बात को मैं आपको आपके विश्व की वस्तुओं का सहारा लेकर ही समझाता हूं। आपको समझना आसान और मुझे समझाना आसान। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि जो वस्तु अस्तित्व में आएगी वो एक दिन खत्म भी होगी ही। कोई वस्तु हमेशा के लिए बची नहीं रह सकती, और चूंकि वस्तु मेरे कारण अस्तित्व में आई होती है, अतः उसके मिटने का कारण भी मैं ही बन सकता हूं, और बड़ी शान से बनता भी हूं। लेकिन मेरी भी एक विशेषता है, मैं किसी भी वस्तु को रातों रात खत्म नहीं करता। बढ़ते समय के साथ मेरी मार उस पर लगातार पड़ती रहती है, और फिर एक दिन जाकर मैं उसके अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देता हूं। यदि आप थोड़ा गौर से वस्तुओं पर पड़ रही मेरी इस मार को देख पाएंगे तो आप धीरे धीरे कर उस वस्तु के मिटने के समय बाबत भी अंदाजा लगाने में सक्षम हो जाएंगे। और यह कोई आपकी छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होगी। सोचो, यदि आप किसी वस्तु पर पड़ रही समय की मार और उसके मिटने के समय बाबत समझना शुरू कर दें तो आपकी प्रज्ञा रातों रात कहां से कहां पहुंच सकती है। खैर, यह तो मेरी मार समझने का महत्व हुआ। अब मैं अपनी मार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने मेरी मार का 1000 बार अनुभव किया होगा, परंतु आपने शायद उन मारों को उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं होगा। सो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। आप किसी भी मनुष्य को देखकर उसकी अंदाजन उम्र जज कर ही लेते हैं। कभी सोचा कि ये उम्र आप कैसे जज कर पाते हैं? मैं बताता हूं। आप उसके चेहरे पर पड़ी मेरी मार देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं, 2-4 वर्ष इधर या उधर। पर उम्र का ये अंदाजा करीब करीब हर कोई लगा ही लेता है। आप समझ ही जाते हैं कि उसका और मेरा कितना साथ रहा है, 20, 30, 40 या 50 वर्ष। यानी मेरी मार अदृश्य होते हुए भी अपने चिन्ह तो छोड़ ही जाती है। सिर्फ अच्छे से देखने वाला चाहिए होता है। वैसे तो मनुष्य ही क्यों, आप घर और गाड़ी देखकर भी बता ही देते हैं कि ये घर या गाड़ी कितनी पुरानी है। यदि आप अपनी इस नजर को थोड़ा और पैना करेंगे तो धीरे धीरे कर आप ना सिर्फ हर दृश्यमान वस्तु पर मेरी मार का असर देख पाएंगे बल्कि उस पर मेरी कितनी मार पड़ी है ये तक समझने में भी सक्षम हो जाएंगे। फिर चाहे वो कोई पुरानी किताब हो या किसी के कोई पुराने वस्त्र, थोड़ा गौर से देखने पर आप समझ ही जाएंगे कि वो कितनी पुरानी है या उसकी उम्र अब कितनी बची है। क्योंकि समय की मार को देख सकने वाली आंख हर मनुष्य में होती ही है, तथा अब उस बाबत
मैं आपका प्रारंभिक ध्यान भी आकर्षित कर ही चुका हूं। अब थोड़ा अपनी उस आंख को सक्रिय कर हर वस्तु पर पड़ने वाली मेरी मार और उसकी बची उम्र का अंदाजा लगाना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित ही शुरुआत घर, गाड़ी, किताबें व कपड़े वगैरह से ही कीजिए, क्योंकि ये सब समझना थोड़ा आसान है। जब इसमें पारंगत हो जाएं, तो फिर धीरे धीरे कर इस बाबत अपना दायरा बढ़ाएं। ये तय जानिए कि समय की मार पहचानने से महत्वपूर्ण कोई शिक्षा आपके संसार में उपलब्ध नहीं है। खैर, अब मैं अपने इस काल स्वरूप के दायरे की और विस्तार से चर्चा प्रारंभ करता हूं। आपने कई बार पढ़ा ही होगा कि 10 लाख वर्ष पूर्व के डायनासोर का कंकाल मिला। 10 लाख वर्ष पूर्व का। जरा मेरे विस्तार की कल्पना तो कीजिए। और फिर यहां सवाल ये कि ये पता कैसे चला कि ये 10 लाख वर्ष पुराना कंकाल है? निश्चित ही उस डायनासोर के कंकाल पर पड़ी मेरी मार से। ये तो ठीक, पर थोड़ा इस डायनासोर पर पड़ी मेरी मार की व्यापकता समझने की भी कोशिश करें। सोचें ये कि इतने विशालकाय डायनासोर के अस्तित्व तक को मैंने मिटा कर रख दिया। अतः हर हाल में हर वस्तु को एक न एक दिन मिटा कर रख देने वाली मेरी बात कभी मत भूलना। वैसे इस बाबत अब आप ये भी समझ ही गए होंगे कि मैं आपको भी ना सिर्फ धीरे धीरे कर मारता हूं, बल्कि एक दिन आपका भी अस्तित्व इस जहां से मिटा कर ही दम लेता हूं। और अपनी इस प्रक्रिया में मैंने कभी किसी से कोई पक्षपात नहीं किया है, ये भी आप जानते ही हैं। आपने चाहे जिस व्यक्ति को चाहे जितना बड़ा सम्मान क्यों न दिया हो, पर मेरे स्वभाव से मैंने उसे मिटाया ही है। और आज जानो ये भी कि ठीक इसी तरह मैंने न जाने कितनी बार पृथ्वी समेत कितने ही ग्रहों से जीवन का अस्तित्व मिटाया है। यही क्यों मेरे इस मिटाने के प्रभाव से बड़ी बड़ी बस्तियां व नगर तक बाकात नहीं, एक से एक ऐतिहासिक महल व शहरों को मैं खा गया। फिर कभी जब आपको किसी दबी हुई नगरी या बस्ती के अवशेष मिल जाते हैं, तो पुरातत्व विज्ञान अपने हिसाब से कितनी पुरानी बस्ती होगी उसका अंदाजा लगाते हैं। और वे अक्सर ठीक ठीक बता भी देते हैं, क्योंकि उस बस्ती पर पड़ी मेरी मार सब कुछ बयां कर ही रही होती है। चलो ये सब तो ठीक, मेरी बड़ी मार हुई, आपके लिए समझना तथा मेरे लिए समझाना दोनों आसान हो गया। परंतु आगे मैं आपको अपनी सूक्ष्म मारों के बाबत बताता हूं। आपने भी अनेकों बार इसका अनुभव किया ही होगा, परंतु निश्चित ही इसके बावजूद आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। और इस बाबत यदि आपके घर का भी उदाहरण दूं, तो अब तक के जीवन में आपने छोटी मोटी हजारों चीजें खरीदी होंगी। पेन, राइटिंग पैड, किताबें जैसी चीजें तो बात बेबात आप खरीदते ही रहते हैं। सोचो ये कि आप कभी उसे फेंकते नहीं, किसी को देते भी नहीं, कोई उसे चुराता भी नहीं, फिर भी वे एक दिन गायब हो ही जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि पता नहीं इन सबको कौन खा गया, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। नहीं, वे दोनों क्या खाएंगे, उन तक को मैं हजारों बार खा चुका हूं। कहने का तात्पर्य इन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों को मारने की भी मेरी अपनी एक गहन गति है। यही बात क्यों करूं, मेरी मार से तो संस्कृतियां व परंपराएं तक आजाद नहीं, उन्हें तो ऐसे खा जाता हूं कि पूछो ही मत। उनका नामो निशान तो इस कदर मिटा देता हूं कि हर युग में वे बदल जाती हैं, फिर चाहे वो सामाजिक रीतियां हों या धार्मिक। और मैं पक्षपात इसमें भी नहीं करता। वे रीतियां व परंपराएं अच्छी हो या खराब, मैं समान रूप से दोनों को खा जाता हूं। और मेरे खाने की प्रक्रिया भी ऐसी कि अपने मिटने के कुछ दिन बाद तक तो वे सब परंपराएं किताबों व कहानियों का हिस्सा रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कर उन्हें मैं वहां से भी मिटा देता हूं। न जाने कितनी ही संस्कृति तथा परंपराएं अनेकों ग्रह पर पनप व पल चुकी हैं, लेकिन आज तो उन सब का अंदाजा तक किसी को नहीं रह गया है। वैसे ही मनुष्यों की प्रगति को भी मैंने नहीं बख्शा है। न जाने कितनी ही बार उसने चांद तारों की ऊंचाइयां पाई है,
और फिर न जाने कितनी ही बार वो अपनी ही प्रगति के जाल में फंसकर लुप्त हुआ है। हालांकि मनुष्य भी मनुष्य है, वो फिर अब असर से शुरू कर ऊंचाइयां छू ही लेता है। फिर भी कभी कभार मेरी उस मार के भी अंश मिल जाते हैं। खासकर कोई पुराने रिकॉर्ड या लिपिबद्ध पत्थर मिल जाते हैं जो मनुष्य के विकास की तथा उसके अंत की चुगली खाते नजर आते हैं। छोड़ो, ये सब तो बहुत लंबी बात हुई। मेरी मार का असर तो इतना गहन और सटीक है कि मैं आपकी आंखों के सामने से बड़े बड़े खानदानों के अंश तक मिटा देता हूं और आपको समझ नहीं आता कि आपकी आंखों के सामने से वे गायब कैसे हो गए। इसी बात को एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। भारत पर मुगलों ने करीब 300 वर्ष राज किया। उनमें से कई राजा और उनकी बातें तो भारतीयों के जहन तक में बस गई है, और बावजूद इसके उनके अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के बाद के 200 वर्ष से कम के समय में उनके पूरे खानदान का नामो निशान मिट गया। 200 वर्ष यानी मात्र 2 या 3-4 जनरेशन में सब गायब। चलो राजपाट मिट जाए, बात समझ में आती है, परंतु अगले 200 वर्षों में इतना बड़ा खानदान मिट जाए, न रिश्तेदारों के पते न उनके बच्चों के। अब ये मत कह देना कि ये सब औरंगजेब की क्रूरता का परिणाम था। नहीं, मैंने यही हाल कृष्ण जैसे विशाल कुटुंब के मालिक से लेकर बुद्ध तक के परिवार का भी किया था। मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे मिटाने की पद्धति में कोई पक्षपात नहीं। अच्छे बुरे, पापी पुण्यात्मा, उपयोगी या अनुपयोगी से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सारे विभाजन आपकी बुद्धि की उपज है और जिससे विश्व के गहन रहस्यों का कोई ताल्लुक नहीं। वे सब अपने ही नियमों से चलायमान हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने स्वभाव से नियम के अंतर्गत बिना पक्षपात के तमाम चीजें मिटाने में संलग्न हूं। लेकिन मेरी ये संलग्नता पूरी तरह समझने हेतु आपको अपनी दृष्टि थोड़ी और पैनी करनी होगी और साथ ही आपको अपनी भाषा भी बदलनी होगी। आप कहते हैं बुढ़ापा आ गया। नहीं, बुढ़ापा नहीं आया, बल्कि आपका समय चुका जा रहा है। आप कहते हैं यह मर गया। नहीं, मैं उसे खा गया। इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे रोज रोज मैंने अपने मिटाने की प्रक्रिया में शामिल न किया हो। सूरज की रोशनी हो या चांद की ठंडक, वे भी हमेशा मेरे निशाने पर होते ही हैं। यही कारण है कि उनकी रोशनी भी रोज रोज चूकती ही चली जा रही है। जो सूरज संपूर्ण सजीव जगत के जीवन का स्रोत है, उसे भी मैं बार बार ठंडा कर ही देता हूं और एक दिन इस सूर्य को मिटा भी देता हूं। कहने की जरूरत नहीं कि उसके साथ ही आपका अस्तित्व भी समाप्त हो ही जाता है, और यह प्रक्रिया भी मैं अब तक कितनी ही बार दोहरा चुका हूं। सो कुल मिलाकर यदि आप अपने जीवन तथा ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे इस काल रूपी स्वरूप को आपको अच्छे से पहचानना होगा। आज के बाद हर छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु पर मेरी मार का प्रभाव देखना सीख जाओ। फिर देखिए, आप इस प्रकृति का कितना बड़ा एक खेल समझ जाएंगे। और जब आपको चीजों के मिटने की प्रक्रिया तथा उनके समय बाबत ही पता चलने लग जाएगा, तो फिर बचा क्या? कौन है आपके संसार में जो आपके मुकाबले खड़ा हो पाएगा? बस अंत में एक बार फिर मैं ये बात पूरी दृढ़ता से कहता हूं कि हां, मैं द डिस्ट्रॉयर हूं, और मेरे कई महत्वपूर्ण स्वरूपों में से एक स्वरूप यह भी है ही, और उसे भी ज्यादा प्रगाढ़ता से यह समझा देता हूं कि मेरा यह स्वरूप अच्छे से समझ लेंगे तो मेरी कई अकारण की मारों से आप बचना भी सीख जाएंगे। और सच कहूं तो सफल जीवन क्या है? वो भी और कुछ नहीं, बस मेरी कई मारों से बचे होने का सबूत है। यानी सफल व्यक्ति को मालूम हो या न हो, वो जाने अनजाने मेरी मारों से बचना सीख ही गया होता है। उम्मीद करता हूं कि इस एक सत्य उद्घाटन से आपको मेरे स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता का एहसास हो गया होगा।
आगे पहचानना या न पहचानना ये आपकी इच्छा और प्रज्ञा पर निर्भर करता है। बाकी मैं तो कहूंगा, रोज आधा घंटा अपने चारों ओर निगाह फेर कर उन पर पड़ी समय की मार जज करने में जरूर बिताएं। आपका मन भी मैं ही हूं। अपने अन्य स्वरूपों तथा उनके प्रभावों की चर्चा करने से पूर्व एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठा देना चाहता हूं। और इस क्रम में वर्तमान अध्याय में मैं अपने जिस स्वरूप की चर्चा करने जा रहा हूं, वो मेरे सभी स्वरूपों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये आपके जीवन से सीधा ताल्लुक रखता है। ना सिर्फ ताल्लुक रखता है, बल्कि आपके पूरे जीवन की बागडोर भी मेरे इसी स्वरूप के हाथ में है। जी हां, आपके जीवन को जो सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है वो मन भी मैं ही हूं। और चूंकि मन मेरे ही कई स्वरूपों में से एक है, अतः वो भी मेरी तरह अदृश्य है तथा यही कारण है कि मेरी ही तरह वो भी आपकी समझ व विज्ञान की पहुंच दोनों से हमेशा परे ही रहा है। निश्चित ही ये जानकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि मन भी मैं ही हूं। हालांकि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं। उल्टा आपको तो अफसोस होना चाहिए कि आप अपने बारे में ही कितने अनजान हैं, जो इतने विशाल व इतने स्वरूपों तथा शक्तियों के मालिक मुझे आपने घड़ी तक ही सीमित रखा। न तो मेरा काल स्वरूप पहचान पाए और न ही मेरी पड़ने वाली मार से मेरी उपस्थिति का आप अंदाजा ही लगा पाए। फिर भी मजा ये कि समझते अपने आप को बुद्धिमान हैं। चलो, ये सब छोड़ो। आपके काल स्वरूप को तो हमने पहचान लिया, पर मन भी आप ही हैं, ये बात समझ में नहीं आई। लो, तो क्या मैं कोई हवा में कह रहा हूं? नहीं नहीं, पर मन में तो भावों के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसमें आप कहां से आ गए? बस यही तो मार खा गए आप। वे भावों के उतार चढ़ाव नहीं, मेरे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। और यही बात मैं अभी आपको समझाते हुए सिद्ध कर देता हूं। आज के बाद ये अच्छे से समझ लें कि आपके जहन में उठने वाले सारे भाव जैसे सुख, दुख, चिंता, आनंद, खुशी, फ्रस्ट्रेशन सब सिर्फ समय है। आप उसका अनुभव क्यों और कैसे करते हैं, यह चर्चा मैं बाद में करता हूं। पहले वे समय कैसे हैं, यह समझा देता हूं। मान लो आपको कोई दुख पकड़ाता है। चलो, वो तो आपने पकड़े लिया, पर सोचो ये कि वो आया कहां से। इसे भी छोड़ो, अभी तो बस ये समझो कि वो पैदा मेरे अपने कारणों से होता है। एक साथ हजार चीजें समझाने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये विषय कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और ऊपर से आज तक पूरी तरह अछूता भी रहा है। अतः मैं चाहूं न चाहूं पर ये सारी बातें मुझे क्रमशः ही समझानी पड़े, ऐसी है। सो आपके सारे भाव क्यों व कैसे पैदा करता हूं और वे सब किस नियम के तहत पैदा करता हूं, ये सब भी मैं बाद में ही बताऊंगा। पहले आपका मन भी मैं ही हूं, ये जरा अच्छे से समझा दूं। हां तो चलो, वो दुख उत्पन्न हुआ, पर फिर कुछ समय के बाद वो गायब भी हो जाता है। यह समय कुछ घंटे या कुछ दिन भी हो सकता है, परंतु मूल बात ही ये कि वो गायब भी हो जाता है। ठीक इसी तरह चिंता, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, भय, व्यथा, उचाटपन सब कुछ आप पकड़ते रहते हैं, लेकिन वे सब भी कुछ समय बाद गायब हो ही जाते हैं। यानी आपके सारे भाव आते व जाते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए आप उन्हें महसूस करते हैं। तो बताइए, आपके सारे भाव मैं हुआ कि नहीं? खैर, अब मैं एक मजे की बात और बताऊं। ये जानकर आपको अपनी ही नहीं, संपूर्ण मनुष्यता की बुद्धि पर भी तरस आ जाएगा, क्योंकि हजारों बार और हजार कारणों से आपके मन पर आने व जाने वाले इन भावों की चर्चा हो चुकी है। पुराने से पुराने युग तथा उनकी बातें व किताबें भी इससे आजाद नहीं है।
उन्होंने भी मन के पटल पर आने और जाने वाले इन भावों की काफी चर्चा की है। और मजा ये कि हर युग ने आपकी ही तरह दुख, चिंता, व्यथा, फ्रस्ट्रेशन वगैरह को अलग अलग पहचाना है और उन्हें उसी हिसाब से अलग अलग समझा और समझाया भी है। लेकिन आज मैं इस राज पर से पर्दा उठाता हूं कि ये सारे भाव एक ही हैं। बस सिर्फ नासमझी के कारण इन्हें आपको अलग अलग बताया गया है। और यही कारण है कि युग बीत गए पर कोई बात, कोई मंत्र मनुष्य के दुख दर्द दूर नहीं कर पाया। क्योंकि किसी भी दवाई को असर करने हेतु मर्ज ठीक से पहचानना जरूरी है। मैं मनुष्य की और उसके मन की उस सच्चाई पर से पर्दा उठा रहा हूं जिसे समझने में पूरा इतिहास फेल रहा है। समझ नहीं आता कि दूसरे आपको गलत समझाएं, वहां तक तो ठीक है, परंतु आप स्वयं अपने बाबत इस तरह भ्रमित हो जाएं, तो बात वाकई अखरने वाली है। हालांकि मैं यहां दृढ़तापूर्वक यह स्पष्ट कर दूं कि जो मनुष्य अपने दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, व्यथा वगैरह को एक नहीं जानता, उसे कम से कम बुद्धिमान होने का दावा तो नहीं ही करना चाहिए। अब बाहर की चीजों के बाबत भ्रमित हो जाएं तो बात समझ में आती है, क्योंकि वे बाहर हैं, परंतु आप अपने मन में उभरने वाले भावों के बाबत भी इसी कदर भ्रमित रहें तो ऐसे में आप क्या खाक इस मनुष्य जन्म का फायदा उठा पाएंगे। आज के बाद ये अच्छे से समझ लीजिए कि आपके ये सारे भाव मैं ही हूं, यानी वे सब एक समय ही हैं जो अज्ञानतावश आपको भिन्न भिन्न भास रहे हैं, तथा वे अलग अलग इसलिए भास रहे हैं क्योंकि वे सभी मेरी भिन्न भिन्न गतियों के परिणाम हैं। और दुर्भाग्य से ये गतियों की भिन्नता ही आपको भावों की भिन्नता की तरह दिखाई पड़ रही है। देखिए महाराज, थोड़ा धीरे धीरे बताइए, हम तो अभी से कंफ्यूज हो गए। पहले आप कह रहे हैं कि मन आप हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ये सारे भाव भी आप ही हैं। चलो ये भी ठीक, लेकिन फिर ये आपकी भिन्न भिन्न गतियां कहां से आ गई? लो, आप भी कमाल करते हैं। अरे भाई, जब आपके सारे भाव आते और जाते रहते हैं तो फिर इन आते जाते भावों का पूरा खेल मेरे पटल पर खेला जा रहा है कि नहीं? ये थोड़ी हो रहा है कि आपने कोई दुख पकड़ लिया तो फिर पूरे जीवन दुखी प्रसाद बने ही घूमते रहते हैं। कुछ समय बाद आपका उससे छुटकारा तो हो ही जाता है, यानी वो ठहरता तो कुछ समय के लिए ही है, और फिर हर बीतते पल के साथ उसकी तीव्रता भी कम या ज्यादा होती ही रहती है, अर्थात उसे कमजोर भी होना पड़ता है और मिटना भी पड़ता है। अब ऐसे में आपके लिए आपके सारे भाव कुछ समय के मेहमान के अलावा क्या हुए, और मन सिवाय भावों के कुछ नहीं। तो बताओ, सीधे सीधे तौर पर आपका मन मैं हुआ कि नहीं? खैर, जब आप ये समझ गए कि मन मैं हूं, तो अब मेरी भिन्न भिन्न गतियों के बारे में भी समझ लीजिए तथा वे भावों में कैसे परिवर्तित होती हैं ये भी समझ लीजिए। आप क्या समझते हैं कि आपने 24 घंटे का एक दिन बनाकर मुझे बांध दिया? लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं स्वभाव से ही नटखट व चंचल हूं। मैं बांधा जा सकता ही नहीं हूं। आपकी घड़ी के अनुसार मेरी गति के जिस स्वरूप को आप जानते हैं, उसके अलावा भी मेरी हजारों गतियां हैं। और ये बात ध्यान रख लेना कि जब मेरी गति धीमी हो जाती है तब आपको ऐसा आभास होता है कि आप दुखी या चिंतित है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। वैसे ही जब मेरी गति अत्यंत तेज हो जाती है तब आप आनंद, सुख या शांति जैसी मनोदशा का अनुभव करते हैं, लेकिन वो भी वास्तव में मेरी बढ़ी हुई गति के अलावा कुछ नहीं है। माना बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इस बात को कुछ और विस्तार से बताता हूं। आपको इसके अनुभव 1000 बार हुए होंगे, परंतु आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। लेकिन आज के बाद गौर करना, 2-4 अनुभव में ही आप समझ जाएंगे। देखना कि जब कभी आप आनंद या मस्ती में होते हैं तो क्या होता है।
निश्चित ही समय तेजी से कटता है, यानी आपकी घड़ी के समय से कहीं तेज। और इसके विपरीत जब आप किसी कष्ट में होते हैं या चिंता में डूबे होते हैं, तब क्या होता है? तब उसी घड़ी का समय काफी लंबा हो जाता है। और यहां मैं वर्तमान युग के अति इंटेलिजेंट व्यक्ति आइंस्टाइन की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने समय की इस रिलेटिविटी को ना सिर्फ जाना बल्कि अच्छे से उसे समझाया भी। शायद आपको भी याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था। नहीं सुना हो या न याद आ रहा हो तो मैं बताए देता हूं। उन्होंने कहा था कि सोचो, यदि आपका हाथ जलते हुए स्टोव पर रखा हो तो क्या होगा? हाथ जलने के कारण आपको अपना समय काटना दुश्वार हो जाएगा। और उसके विपरीत यदि आप सुहावने मौसम में अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हैं तो घंटों बीत जाएंगे पर आपको समय का एहसास ही नहीं होगा। और आइंस्टाइन की ही भाषा में कहूं तो एन आवर सिटिंग विद अ प्रिटी गर्ल ऑन अ पार्क बेंच passes like a minute, but a minute sitting on a hot stove seems like an hour. और इसी प्रकार के आपके हजारों अनुभव होंगे। आपके घर में कोई बीमार हो या अस्पताल में भर्ती हो और उसकी हालत अति क्रिटिकल हो तो वो रात आपसे काटे नहीं कटती। आप सोचते हैं कि आप टेंशन में हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि अचानक मेरी गति आपके घड़ी के कांटे से कई गुना धीमी पड़ गई है। वहीं इसके दूसरी तरफ का उदाहरण दूं तो मानो आपके घर में शादी है, रात भर खूब खान पान व नाच गाना चल रहा है, वो पूरी रात कब कट जाएगी आपको पता भी न चलेगा। आप कहेंगे वो तो कटनी ही थी, मस्ती से जो भरे थे। अरे, दोनों रातों के समय में इतना फर्क, जबकि आपकी घड़ी का समय ही सत्य माने तब तो दोनों में वक्त तो 12 घंटे का ही बीता है। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो यह समझ लीजिए कि अपनी इसी नासमझी के चक्कर में आप मार खा रहे हैं। यह अच्छे से समझ लीजिए कि अपनी इसी नासमझी ने आपको डुबोया है। ये सारे दुख, चिंता, आनंद, मस्ती या जो जो भी आप जानते हैं, ये सब परिणाम हैं। उनके पीछे का वास्तविक और एकमात्र कारण सिर्फ मैं हूं। मेरी गति धीमी या तेज होने से ही आप अपने सारे भावों का अनुभव करते हैं। और ये बात मैं पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं कि सुख दुख या शांति अशांति जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सब आपका भ्रम है। आपका मन समय यानी मैं हूं तथा मेरा भावों से कुछ लेना देना नहीं। मेरी भाषा गति और सिर्फ गति की है। और मुझे यकीन है कि ये बात अब अच्छे से स्थापित हो चुकी है। यूं भी चूंकि मैं स्वयं मेरे बारे में बता रहा हूं और बता भी वैज्ञानिक युग में रहा हूं, सो मैं जानता हूं कि जो कहूंगा वो हाथों हाथ सिद्ध भी करते जाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं वैज्ञानिक भाषा का ही प्रयोग कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी कही दोनों बातें स्थापित कर भी चुका हूं। एक तो ये कि मैं मन हूं, क्योंकि आपके मन में उठने वाला हर भाव कम या ज्यादा समय के बाद तिरोहित हो ही जाता है। और दूसरा ये कि मन के तल पर आप जिन भावों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं, वो सब भी सिवाय मेरी भिन्न भिन्न गतियों के और कुछ नहीं। इतनी साधारण तो बात है। सो इस बात को मैं यही समाप्त करता हूं। जैसी गति वैसी मति। यहां मेरी दिक्कत यह है कि मेरे बाबत संपूर्ण मनुष्य जाति हमेशा से अनजान रही है। और बात की गहराई तथा उसकी उपयोगिता को देखते हुए मैं चाहता हूं कि एक एक विषय अलग अलग कर आपको मेरे स्वरूपों, मेरी शक्तियों तथा इनसे जुड़े आपके जीवन के बाबत चंद बातें स्पष्टता पूर्वक समझाऊं, ताकि जब मैं अपने स्वभाव की वास्तविक गहराइयों के बाबत आपको बताऊं तो आपके लिए समझना आसान हो जाए। अतः मैं जब जब और जो जो समझाऊं वो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपकी समझ ही आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकती है। एक उसको छोड़ आप 1000 उपाय कर लें या लाख आश्रय खोज लें, कुछ नहीं होने वाला। और इस संदर्भ में सबसे पहले यह सोचें कि आप हैं क्या।
ज्यादा से ज्यादा एक शरीर। अब है या नहीं, यह चर्चा मैं बाद में करता हूं, पर आप तो अपने को शरीर ही मानते आ रहे हैं, सो मैं अभी तो इस बात को शरीर के तौर पर ही आगे बढ़ाता हूं। तो ये बताओ कि यह शरीर किन किन चीजों से बना है। अब एक मैं तो हूं ही, जो आपके मन के स्वरूप में विराजमान हूं। दूसरा आपका ब्रेन है, और यह अच्छे से समझ लेना कि मैं और बुद्धि दोनों सर्वथा अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि का कार्य है सोचना, विश्लेषण करना, बाहर से प्रभावित होकर मन को प्रभावित करना, मन के कार्यों में अड़ंगा अड़ाना, वगैरह वगैरह। साथ ही आपके शरीर के संचार व्यवस्था का मुख्य माध्यम भी आपकी बुद्धि ही है। वैसे ही एक से एक योजनाएं बनाना व जिद करना भी आपकी बुद्धि के कार्यक्षेत्र में ही आता है। परंतु यहां यह खास तौर पर समझ लें कि चीजों का विश्लेषण करना और शरीर को नियंत्रित कर सुचारू रूप से चलाना, इन दो को छोड़ उसकी अधिकांश गतिविधियों का आपके जीवन पर बुरा ही असर पड़ रहा है। यहां यह भी बता दूं कि आपकी बुद्धि का स्वभाव जोर जबरदस्ती का होने के कारण एक और वो अनावश्यक विश्लेषण कर आपको मरवाती है, तो दूसरी ओर शरीर के साथ जबरदस्ती करके भी वो आपके जीवन में कई दुष्परिणाम लाती ही रहती है। अतः बुद्धि के प्रभाव में आने की बजाय उसकी गतिविधियों से सजग रहना अति आवश्यक है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ क्षमता उसकी मेमोरी है, परंतु उसकी इस क्षमता का भी ठीक से उपयोग करते आए तो, वरना अधिकांश मनुष्यों को तो उनकी याददाश्त ही मार डालती है। भूलने लायक चीजें भी याद कर करके उनकी बुद्धि उन्हें परेशान करती ही रहती है। अतः कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये कि बुद्धि का उपयोग सिर्फ आवश्यकतानुसार करने वाली की ही जीवन में जीत है। चलो, बुद्धि की बाबत समझ लिया हो तो अब आगे बढ़ूं। और आगे अब आते हैं डीएनए व जीन। ये आपके शरीर की संरचना व स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर आता है आपका बचा हुआ शरीर, यानी आपके हाथ पांव, लिवर, स्टमक, सब। कुल मिलाकर ये सब आपके जीवन को प्रभावित करने वाली प्रमुख वस्तुएं हुई। इसके अलावा प्रकृति का भी आप पर भरपूर प्रभाव पड़ता है। मान लो कल उठ के सूरज न उगे या पृथ्वी घूमना ही बंद हो जाए तो सबके साथ साथ आप भी मर ही जाएंगे। वैसे ही प्रकृति की अन्य वस्तुएं जैसे सर्दी, गर्मी वगैरह भी आपके शरीर को प्रभावित करती ही हैं। और अब बचा आपका मन रूपी समय, यानी मैं। तो मैं अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों के बारे में बताकर उन्हें आपसे मिलवा ही रहा हूं। हां, तो जहां तक डीएनए, जीन, ब्रेन, आपका शरीर और प्रकृति से मेरे संबंध की बात है, तो वो संबंध सीधा और साफ है। उपरोक्त सभी आपके जीवन के साथ साथ मुझे भी काफी हद तक प्रभावित करते ही हैं, और बदले में मैं भी इन सबको अच्छा खासा प्रभावित करता ही हूं। तो ये थोड़ी बातें मैंने आपके जीवन को प्रभावित करने वाली अन्य ताकतों के बारे में बताई, और ध्यान रखना कि ये सारी बातें आगे आपको मुझे समझने में काफी सहायक सिद्ध होंगी।